अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मदर शेख और आप देख रहे हैं आमीन मीडिया का खुसूसी प्रोग्राम हालत हाजरा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ता हम आपकी खिदमत में हालत हाजरा लेकर यानी समाज के हालात और देश और दुनिया में क्या चल रहा है उस मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज फिर एक बार मैं और मेरे अजीज़ दोस्त उस्मान भाई कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो आगे की तफसीलात आज के प्रोग्राम क्या हैं ये आपको बताएंगे हमारे दोस्त उस्मान भाई कुरैशी। बहुत शुक्रिया मदद साहब। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं, सलाम कबूल करें। और इस बार जो हमने जो मौजू का इंतखाब किया है उसमें सबसे पहले हमने हज को लिया है कि सऊदी हुकूमत ने हज को जिस तरह से पाबंदी लगाकर मकामी लोगों को ही हज तक वो महदूद कर दिया गया है, तो इस पर काफ़ी मजम्मत हो रही है पूरी दुनिया भर से। तो उसको लेकर हमने इसके पहला सुर्खियों में हम इसकी बात रजू करेंगे। उसके बाद लेंगे हम एक बहुत अहम खबर जो मुसलमान माशरे में चल रही है, वो है ओवैसी साहब की जो 100 सीटों का मामला जो यूपी के इंतखाबात में वो अपनी तरफ से नामजदगी उन्होंने की है, उसको लेकर बड़ी गर्मा गर्मी है, तो उसको ऊपर कुछ बहस की जाएगी। और उसके बाद हम आ जाएंगे हमारा दूसरे पड़ाव की तरफ जो होगा हमारा समाजी हालात पर। तो समाजी हालात में हम यहाँ पे एक न्यूज़ हमारे जो समाजी माशरा में जो लेकर जो चल रहे हैं कि 10,000 करोड़ का सोना आवाम की तरफ से उसको गिरवी रखा गया और तकरीबन हर एक दो इंसान में एक इंसान कर्जदार हो गया, ये कोरोना की जो वबा चली है उसके मातहत। तो उसके ऊपर हम कुछ तबसरा करेंगे। और उसके बाद शहर में जो जिस तरह की जो पुरानी इमारतें गिर जाती हैं उस पर एक तज्जिया होगा मज़हर साहब की तरफ से। और साथ में हमने एक स्टूडियो पर एक मेहमान कलाकार जिनको हमने मदऊ किया है वो हैं जनाब बासित अली सैयद साहब। ये बहुत अच्छे नात ख्वां हैं, तो इन्होंने आज 2 नातें पढ़ी है। इसका पस मंज़र में कुछ देर में आपको जब वो पड़ाव पर पहुँचेंगे तो उसका आपको इसकी जानकारी दूंगा। और आखिर में हमारा जो 2 मरहले रहते हैं, एक तो रहता है ज़ाती तजुर्बात का मामला और दूसरा रहता है सूफ़ी नामा। तो ज़ाती तजुर्बात में हम जो सीज़र मतलब जो गाड़ी के और बैंक के और लोन वगैरह जो बकाया होती है तो किस तरह से जबरन आवाम से वसूल की जाती है, उसकी सूरत हाल क्या है हमारे माशरे में, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे। और उसके बाद रहेगा हमारा कि जो जिस तरह से कानून को इतना सख्त कर दिया गया है कि 5,000 की गाड़ी होती है और 10,000 का दंड ले लिया जाता है पुलिस की तरफ से, तो इस पे हमारा कुछ रायज़नी होगी। और आखिर में जो सूफ़ी नामा का जो कालम रहेगा तो उसके अंदर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के ताल्लुक़ से 2 किस्से अर्ज़ करे जाएंगे, एक मज़हर साहब की जानिब से होगा और एक मेरी जानिब से होगा। तो मज़हर साहब शुरू करते हैं हम हज की तरफ। हज को लेकर हज को लेकर इस तरह का मामला रहा है कि जैसे कि अभी रज़ा अकेडमी ने पिछले साल भी ये बात उठाई थी कि इन्होंने जब तरह से सऊदी हुकूमत ने एक तरफा डिक्टेटरशिप और इस तरह से तानाशाही के तौर पर जिस तरह से हज का इस तरह से फैसला ले लिया गया कि सिर्फ ये जो है हज जो है वो इस पिछले साल भी नहीं हुई और मकामी लोगों को कर दी गई, इस साल भी मकामी लोगों के लिए महदूद कर दी गई। अब हज एक ऐसा फरीज़ा है कि जो घर बैठे किसी तरह से दूसरी इबादतों की तरह मामला नहीं है कि जिसकी तरह अदा कर दिया जाए। हज को इंसान को फिज़िकली तौर पे एहराम बांधना होता है और रूबरू वहाँ पे काबा शरीफ और उसके बाद मदीना शरीफ की ज़ियारत होती है, तभी वो मुकम्मल होता है। अब सऊदी हुकूमत की एक तरफी इस तरह से इनकी जो फैसला लेने की जो तरीका है कि आज इतने सारे मुस्लिम ममालिक हैं, उसमें दूसरे फ़िरक़ों का भी शुमार है, और किसी को कंसर्न किए बिना इन्होंने इस तरह से ये फैसला ले लिया, तो इसकी काफ़ी दुनिया भर से मजम्मत हो रही है और होना भी चाहिए। मैं भी मुत्तफिक नहीं हूँ, शायद आप भी नहीं होंगे इस तरह ये लोग जिस तरह से ये जारहाना काम कर रहे हैं। और जैसा कि सलमान साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही आज़ादी ले रखी। कहना चाहूँगा साहब कि सलमान साहब जो है वो एक तानाशाह की तरह यानी इस तरीके से बरत रहे हैं कि जो मकाम है जी अल्लाह ताला का घर है जी, पाक मकाम है और इससे बेहतर जगह दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती बेहतर। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वहाँ पर जाके दुआ की जरूरत है। बिल्कुल दोस्त, यहाँ से तो शिफा मिलनी है बिल्कुल, और उसी के बाद पाबंदी लगाते हो। तो इस बात पर सलमान साहब को गौर फिक्र करना चाहिए। और आप जिस तरीके से बता रहे थे कि रज़ा एकेडमी की जानिब से इस पर कुछ रद्द अमल हुआ था पिछले साल, इस बार उन्होंने शायद अभी तक नहीं कर पाए, मुमकिन है कि 2-4 दिनों में वो उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और साथ साथ में सलमान साहब का एक और आपकी तरफ तवज्जो दिला दूँ कि इन्होंने जिस तरह से शरीयत मुखालिफ कामों में जो आज़ादी दी है, जो आज से ये लोग 70-80 साल से जब से ये काबिज़ हुए हैं, तो
या बल्कि 100 साल के करीब अब तो हो जाएंगे, तब से किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई थी जितनी जिस तरह की आज़ादी अब दी गई है। इसमें लेकर औरतों के ऊपर जिस तरह की इन्होंने पाबंदियाँ हटाई, सिनेमा घरों के ऊपर मामले हैं, ड्राइविंग के ऊपर इन्होंने कुछ आसानियाँ की, तो इनका जो क़यामत की जो निशानियों का कुर्ब जो है उसको ये जवाब दे रहे हैं और अपने ये हक बजानिब करते जा रहे हैं, इस तरह से मालूम होता है। यहाँ तक कि इनके ख़ानदान का तो ये भी कहा जाता है कि इमाम मेहदी से जंग करेंगे, इस तरह के इनके ख्यालात हैं। और ये हाँ, इमाम मेहदी से जंग करेंगे, यहाँ तक कि इनके अंदर नामों में मुस्लिम माशरे में यजीद नाम कोई नहीं रखता, लेकिन इनके खानदानों में यजीद नाम रखे जाते हैं। तो कहने का मकसद कि ये जो इनकी जो सोच है वो यजीदियत की तरफ है। ये तो कहते हैं हम दज्जाल का साथ देंगे, और आपकी इसका इंतबाम इस तरह से आपको दूंगा कि जिस तरह की इजराइल की एम्बसियाँ जो यूएई में वगैरह में खुल रही हैं, आजकल के ही ये न्यूज़ होंगे, तो उससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि किस तरह से हम दज्जाल के वक्त की तरफ करीब जा रहे हैं और किस तरह के उसके लिए हालात साजगार कर रहे हैं, और इसमें सलमान और दूसरे जो भी अरब हुकूमतें हैं उनका साथ दे रही है। और एक चीज़ और सबको बताऊँ आपको मैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे जी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, हाँ जी, कि जिस तरीके से वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को जी आमद किया जाता था, ठीक है, तो मदीना मुनव्वरा की जानिब जो सड़क जा रही, जो रोड जा रहा है, जो रास्ता जा रहा है, दुरुस्त। उस पर से बोर्ड लगा हुआ था कि ओनली फॉर मुस्लिम, ठीक, उससे भी हटा दिया गया है। अच्छा, बराबर, कि भाई एक खुसूसी इस तरह का तुगरा इम्तियाज था कि ये दो शहरों में मुसलमानों की आमद होती है, और यहाँ तक कि इतने 100 साल की तारीख जब से लोग काबिज हुए, इस तरह का ये लोग भी इस पर अमल करते थे कि कोई गैर मुस्लिम वहाँ पे ये शहरों में अगर दाखिल हो जाता था तो उसको बदतरीन से बदतरीन सज़ा दिया करते थे। अब एक और हमारा इसी सियासी हालात की जो हमारी सुर्खियाँ हैं उसके अंदर एक और बहुत गहमा गहमी का जो वजह बनी हुई है ओवैसी साहब को लेकर, इसी को लेकर अपने चलते हैं 2022 के चुनाव की जानिब। जी जी, इस तरीके से यूपी, गुजरात वगैरह जी, अलग अलग स्टेट के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, दुरुस्त, उसमें अवैसी साहब जो हैं जी, वो अपनी जानिब से 100 से ज़्यादा जी, नुमाइंदों को टिकट देने वाले हैं और खड़े करने वाले हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त, कई लोग इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर जो 20% मुसलमान हैं, मुसलमानों ने वहाँ पर समाजवादी पार्टी को भी आजमा के देख लिया, बहुजन समाज पार्टी को भी आजमा के देख लिया, ठीक है, हर एक को आजमाया। लेकिन जैसा आपने पिछले कई सालों से नोट किया होगा कि मुजफ्फराबाद के दंगे हों या उसके बाद के जो मामला मॉब लिंचिंग के सबसे ज़्यादा जो बन रहे हैं वो वहीं पर बन रहे हैं। यूपी की जो वारदात को देखते हुए जो हालात वहाँ पर बन रहे हैं, तो किस सरकार पर हमें भरोसा करना चाहिए? तो अवैसी साहब अगर अपने नुमाइंदे खड़े करते हैं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन मैं मानता हूं कि अवैसी साहब ने जो किया है वो बिल्कुल सही है। बिल्कुल, कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है कि प्रो उसने इस तरह की मेजॉरिटी की तरफ इसका रुख रहा है, और जिस तरह के मुसलमानों को कभी खुल के इसने कभी सपोर्ट ही नहीं किया है। और उसके बाद से आपको मैं गुजरात की पैटर्न बताऊं कि गुजरात में हमारे यहाँ 12-13 एमएलए आ सकते थे, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह डिमार्केशन किया, और डिमार्केशन के बाद इस तरह के मुसलमानों की जो तादाद थे इस तरह बांट दी गई कि बिल्कुल बेअसर कर दिए गए। तो इस तरह भी कुछ यूपी में हम वहाँ के हालात से इसलिए ज़्यादा करीब नहीं है वहाँ न रहने के सबब से हम, लेकिन उसके साथ जो मजालिमों की जो फहरिस्त जो बन रही है, तो उसके लिए तो देखते हो कि सबसे ज़्यादा अगर मजालिम अगर हैं तो यूपी में ही आजकल हो रही, यूँ कहें तो कोई मुबालगा रही ना होगी। और दूसरी के अगर अभी आजकल अगर कोई मुसलमानों की सही तौर पे आवाज़ पेश करने वाला है तो ओवैसी साहब का ही चेहरा है, एक मुस्लिम माउथपीस या मुस्लिम तर्जुमान के तौर पर इनके देखा जा रहा है। और एकला हिंदुस्तान में क्यों, हिंदुस्तान की तरफ से जो मुसलमानों की ये जो आवाज़ पेश करने वाले एक जो चेहरा है वो पूरे इंटरनेशनल तौर पे इनकी इस तरह से छवि बन गई है अब। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई काफ़ी अच्छी तरीके से ओवैसी बिरादरान मुसलमानों के जो इश्यूज़ हैं वो उठाते हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ पे भी आपको पता भी होगा कि जिस तरीके से ये इश्यू उठा रहे हैं उस पे अवैसी साहब को पुलिस की लाठियाँ भी खानी पड़ी थी। जी, इसी तरीके से असद अकबरुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर गोलियाँ भी चली, बिल्कुल दुरुस्त, ऐसे कई मामला हुए थे। जी जी, लेकिन जो जवामर्दी से इन्होंने मुकाबला किया है और इसकी कोई मिसाल नहीं पेश करते पा सकते। दूसरे लीडर हैं मुसलमान लीडर, उनकी भी अपनी कुर्बानियाँ, लेकिन जो तरीके जिस तरह जो जारहाना तरीके से जिस तरह के मुकाबला इन्होंने किया है जो एग्रेसिव व्यू पॉइंट से, वो और कोई इसकी मिसाल नहीं पेश कर सकते। अच्छा, आपको यहाँ पर मैं एक बात और याद दिला दूँ साहब कि जब भी जी अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने के लिए जी उम्मीदवारों की जरूरत रहती है तो वो सिर्फ कांग्रेस से ही खरीदती है।
दुरुस्त। इस बात को आप क्या समझेंगे? नहीं, कांग्रेस की एक जो भी एक खामोश वोट बैंक के तौर पे हो जाते हैंगे, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इंडिपेंडेंट हो या ये मतलब जो फ़र्द हो या फिर इस तरह की जो पार्टी के मद मुकाबिल जो लोग रहते हैं, तो एक वो बैंक के में से जिस तरह से कर्ज लिया जाता है, इस तरह से उनको उठा लेते हैं और उनकी कीमत दे के उनको ठंडा कर देते हैं, और फिर वो इस तरह से वो इक़्तिदार में बने रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि फिलहाल हिंदुस्तान में जी, विपक्ष जैसी कोई चीज़ ही नहीं बहुत है। दुरुस्त फरमाया आपने कि जो भी कांग्रेस का जो रोल होना चाहिए उन्होंने अपनी फरीज़ा अंजाम दिया ही नहीं, और राहुल गांधी से लेकर सोनिया हकीकत में इम्पोर्टेड लीडरशिप ही साबित हुए और बिल्कुल नाकारा गए, और मकामी फ्लेवर को, मकामी नब्ज़ को वो लोग समझने के नाकाबिल रहे ये लोग। अगर इन्होंने समझा होता तो काफ़ी हद तक ये आगे बढ़ सके होते और काफ़ी कुछ आवाम के लोगों की ज़िंदगियों में राहत आई होती, आवाम के लोगों की ज़िंदगियों में राहत आई होती। अब एक चीज़ मैं आपसे और कहूँगा यादव साहब कि अवैसी साहब का जज्बा देखकर जी, जिस तरीके से एक को देखकर 10 उठते हैं, इसी तरीके से अवैसी साहब का जज्बा देखकर मुस्लिम नौजवानों में काफ़ी जोश व खरोश आया है। वो एक रोल मॉडल सा बन गए कि अगर कोई आवाज़ उठाता है, हमारी तो यहीं सी होती है, वो हमारी तर्जुमा नहीं करते, हम जो बोलना चाहते हैं, हमारे कांग्रेस लीडर्स तो बैठे रहते हैं जो कि उनको हाईकमांड से जहाँ तक इजाज़त नहीं है तो वहाँ तक सांस भी नहीं लेते, इस तरह का मजाक चल रहा है। तो इस तरह के इनके मामले रहे, उसके मुकाबले में अगर ये अवैसियन पार्टी के लोग होते हैं तो खुलकर कुछ अपनी बात रख पाते हैं। तो वो सबसे अब सवाल ये है कि जैसे हमारे अहमदाबाद में हुआ कि भाई आ तो जाते हैं लेकिन फिर वो उसको इस तरह से इंसाफ नहीं दे पाते। तो दरख्वास्त ये है कि उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह ये यूपी में अहमदाबाद की पुनरावर्तन न हो, और जैसा इस तरह की जो हुआ अहमदाबाद में हो रहा है कि जो एक तरह की खामोशी छा जाती है वो नहीं होगी, और उम्मीद है कि जैसे ओवैसी साहब का जज्बा है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ से हम दूसरे पड़ाव की तरफ चलते हैं, समाजी हालात के ऊपर। तो समाजी हालात में एक अखबार में बड़ी सुर्खियाँ बाज़गश कर रही हैं, और वो है कि इसमें जैसे कल ही के अखबार में था कि आवाम ने 10,000 करोड़ का सोना गिरवी रखा। अब इसकी मजीद तफसील तो आप जैसे आपने उसको सीधा करके आप बताइएगा, और फिर आखिर में मैं इसके ऊपर ये रोशनी डालूंगा कि आज आवाम हर दो शख्स में से एक शख्स ये कोरोना की वबा के सबसे कर्जदार हो गया है। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर भी एक सवाल ये निशान रह जाता है। तो आप क्या अर्ज कर रहे थे कि 10,000 करोड़ के मामले में? देखा जाए कि 1.5 साल से कोरोना का मामला चल रहा है, ठीक, और रोजगारी जी बिल्कुल बंद है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है, लेकिन जो दुकानदार हैं और भी रोजगारी से, नौकरी से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे लोग ऐसे हालत में करें क्या? तो इसके मुतालिक लोगों के पास घरों में जो सोना रखा हुआ था उसे गिरवी रखकर 10,000 करोड़ रुपए लोगों ने सोना गिरवी रखकर लिए हैं। उनमें से 55% लोग ऐसे हैं जो नौकरियात हैं, और बाकी के कई लोग ऐसे हैं जो धंधा करने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं। उसी तरीके से आपको एक चीज़ इसमें और बता दूं मैं कि 80% लोगों ने सिर्फ अपना घर चलाने के लिए सोने को गिरवी रखा है। और ये हकायक है, मतलब कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने उठा कर दिए, बाकायदा सर्वे हुआ है और उसकी ये जानकारी है। और 20% लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इलाज के लिए सोने को गिरवी रखा है। अब यहाँ पर सब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ऐसे जो हालात हिंदुस्तान में बढ़ रहे हैं, दूसरा एक रिपोर्ट आपको मैं आज और दूं, बैनुल अक़वामी सतह से एक रिसर्च किया गया है कि हिंदुस्तान में ही 5.7 करोड़ लोग जो हैं वो धन कुबेर हुए हैं। अब ये मामला क्या बताना है जी, यानी कोरोना की वबा उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। दूसरी बात कि इसके पहले भी एक अखबार में रिपोर्ट था कि 65% लोग ऐसे हैं जिन्हें घर चलाना मुश्किल है जी। 55% लोग फिलहाल ऐसे हैं कि जो खुद का घर अभी भी नहीं चला पाते और कर्जे में डूबे हुए हैं। मैं आपके यहाँ तवज्जो इस तरह दिला दूँ कि जिस तरह के ये मामले यहाँ पे रहे, अब यूरोप का देख लें तो यूरोप में ऐसा हुआ कि जब बेशतर हुकूमतों ने उनकी जो फर्द है, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो बाशिंदे हैं, उनके अकाउंट्स में कुछ अच्छी खतीर रकम, हम उसको हर मुल्क की अलग अलग हालात रहे और अलग अलग रकम उन्होंने दी, उनको पेश किया। हमारे अकाउंट्स में क्या है? तो ये अगर गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी तरह से मैनेजमेंट होकर कुछ ऐसी सब्सिडी या एड या इस तरह से दी जाती तो मुमकिन है कि बहुत कुछ आसानियाँ हो जाती और ये नहज पर ना आ जाते। आज वो नहज पर हम खड़े हैं कि जब कौमों का जवाल आता है, और जब हिस्ट्री आप देखें तो तारीख में जब कौमें ख़त्म होने का जब उनकी नहज होती है तब ऐसे हालात होते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहूँगा, खासकर कि जिस तरीके से फिलहाल आपने सुना होगा कि 2 महीने का राशन पानी जो है
وہ سرکار کی جانب سے لوگوں کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ راشن پانی کس کے لیے ہے؟ صرف بی پی ایل کارڈ والوں کے جی لیے، اب بی پی ایل کارڈ تو ایشو ہی نہیں ہوتے، ایشو نہیں ہوتے، اور جو ایشو ہوئے ہیں وہ بھی بہت سختی میں اس طرح سے ان پہ بھی سختی ہے کہ انہوں رینیو نہیں کرا پائے تو نہ جانے پھر ان کا کیا حشر ہوگا۔ تو ایسے کتنے پرتیشت لوگ ہیں جن کے پاس بی پی ایل کارڈ ہے؟ تو عام لوگوں کا کیا؟ اس سرکار کو سوچنا چاہیے۔ ایک اور بات اس طرح سے ہم جب یہ شہر کی مقامی حالات ہی ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کل کے ایک نیوز تھے کہ دریا پور میں ایک مکان گر گیا اور 3 لوگ اس میں اندر کسی وجہ سے گھائل ہو چکے۔ تب ایسے حالات میں مسلمانوں کے محلے کے جو مکانات ہیں تو اس پہ کچھ تجزیہ میں نے کچھ کیا اور کچھ اسٹڈی کی تو یہ کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جرائم پیشہ جن کو ماتھابر کہتے ہیں وہ لوگ جب اگر کوئی نئی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو وہ ان کا چاہے وہ محلے میں گھس جاتے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کی تکلیفیں بڑھاتے ہوئے کئی منزلہ عمارت کھڑی کر لیتے ہیں اور وہی جو شہر ہوتا ہے محلے کا وہی گٹر وہی پانی وہی بجلی اسی میں سے وہ ان کا حصہ حاصل کر کے لوگوں کی زندگیاں تلخ کرتے جاتے ہیں۔ اب اگر عوام بنانے جاتی ہے تو اتنے سارے ڈاکیومنٹس گورنمنٹ کی طرف سے پیش کرنے کی ایک لمبی فہرست دے دی جاتی ہے کہ اسے جٹانے میں انہیں کئی برس لگ جاتے ہیں اور پھر اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں آ جاتی ہے، پھر اڑوس پڑوس کے لوگوں کی تکلیفیں ہوتی ہے تو اور پھر ہوتا کیا ہے کہ پھر اس طرح سے وہ مکان جو کہ تو رہ جاتے ہیں اور پھر وہ بننے نہیں پاتے اور پھر ایسے حادثات پیش آتے ہیں۔ اس میں سب کیسا ہے کہ ایک جس طریقے سے کارپوریشن کا قانون ہے جی کہ کوئی بھی پرانی عمارت ہے جی اسے 25 سال کے بعد رینوویشن کرانا پڑتا ہے۔ ٹھیک اب آپ جانتے ہوں گے کہ شہر میں جو عمارتیں ہیں جی ان میں کئی مکان تو ایسے ہیں جو 40 ٹھیک جس طریقے سے مکان مالک نے مکان بنا دیا اگر لوگوں کو جو ہے جی کرائے پہ دے دیے، ٹھیک لیکن رینوویشن کی جب بات آتی ہے تو رینوویشن کے نام پہ زیرو ہے۔ ٹھیک ایسی کئی عمارتیں گری ہیں اور لوگوں کی زندگی سے اس میں کھلواڑ بھی ہو رہا ہے۔ جیسا آپ کو پتا ہوگا کہ سوداگر کے پول میں کچھ روز پہلے جی ایسا ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاہرون میں جس طریقے سے فائر بریگیڈ کی شیڑھی رکھ کر لوگوں کو ابھی وہ چند دنوں کی بات ہے اتارا گیا تھا، اور ابھی بھی کی ہم بات کریں تو جو سامنے آیا ہے معاملہ ہمارے دریا پور کا۔ جی جی تو اسی طرح سے ہم ایک اور آج ہم نے مہمان کلاکار جو ہمارے اسٹوڈیو میں بلا کر یہاں میں ایک سب آپ سے ایک اور چیز کہوں گا کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ میونسپل کارپوریشن جو ہے اس نے کئی لوگوں کو پرائیویٹ طور سے کانٹریکٹ دیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ پرائیویٹ کانٹریکٹ ایسے لوگوں کو دیے ہوئے ہیں کہ جو ایک حشد یا کسی سے ان سے دشمناٹ ہوتی ہے ان کے مکانوں کو وہ بننے نہیں دیتے۔ اچھا ہاں جی اور یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میونسپلٹی ادھیکاری وہ ہے، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ادھیکاری ہیں ٹی ڈی او خود ہی ہیں، وہ ان مکانوں کو آگے بننے نہیں دیتے اور خود من مانی بلڈنگیں جو ہیں ان کا کنسٹرکشن کر کے لوگوں کو وہ مانگی قیمت پہ دے دیتے ہیں۔ اچھا وہ نیٹ ورک پہ استعمال کرتے ہیں بالکل، اور وہ جو سرکاری عملہ ہے اسی کو استعمال کرتے ہوئے جو ان کے جو رسوخ ہے اس کو استعمال میں لیتے ہوئے اس طرح سے اپنی خود کی بلڈنگیں بنا لیتے ہیں اور عوام کو اس طرف جو عام انسان جو فرد ہوتے ہیں ان کو ترقی کرنے نہیں دیتے، اس کی طرف ہم پیش آتے ہیں۔ بالکل، تو کارپوریشن کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کانٹریکٹ رد کرنا چاہیے۔ جی پر عوام کی طرف سے اس کی مخالفت کمی ہوتی ہے۔ خیر ہم ایک آج اب ہمارے دوسرے جو پڑاؤ پہ جانے سے پہلے آج ہم نے ایک جن حضرات کو مدعو کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، وہ ہیں جناب باسط علی سید صاحب۔ یہ ایک اچھے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں نعت خوانی کے اور ان کی کئی البمیں بھی بن چکی ہیں، ممبئی سے بھی ان کی ایک البم شائع ہوئی ہے۔ تو آج ان کو ہم نے جو 2 نعتیں پڑھنے کا انتخاب جو ہم نے کیا ہے تو اس کا کچھ پس منظر سن لیجیے۔ سب سے پہلے جو نعت پیش کریں گے تو وہ حضرت عبدالرحمن جامی صاحب کی ہے۔ اب عبدالرحمن جامی صاحب کا مدد صاحب آپ کو قصہ سناؤں کہ عبدالرحمن جامی صاحب اتنے بڑے نعت خواں تھے کہ جب یہ وہاں سے بغداد سے یا جہاں پہ ایک ان کا مقیم تھے وہاں سے چلے ہیں مدینے کی طرف، تو ہوا کیا تھا کہ سرکار دو عالم نے کسی جو متقی و پرہیزگار اس زمانے کے شخص تھے ان کو کہا کہ بھائی جامی کو میرے مدینہ منورہ تک پہنچنے نہ دینا۔ وجہ کیا کہ اگر یہ نعت پڑھے گا میرے مزار انور پر تو مجھے قبر انور سے باہر آنا پڑے گا۔ تو وہ سبب سے وہ خواب کی عادت اس کی بنا پر وہ صاحب جن کو ایک خواب آیا تھا انہوں نے عبدالرحمن جامی صاحب کو جا کے عرض کی کہ آپ کو مدینے جانے کی زیارت کرنے کی اجازت نہیں ہے اور آپ یہیں سے لوٹ جائیے، اور حقیقت بھی ایسی ہوئی کہ جو عبدالرحمن جامی جو تھے وہ آدھے رستے سے مدینے کی زیارت کرے بنا ہی لوٹ گئے۔ تو وہ جامی صاحب کی جو نعت جو مشہور زمانہ فارسی نعت ہے وہ ان کی جانب سے پیش کی جائے گی، امید ہے آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور نعت جو ہم نے احمد رضا سکھا صاحب جو بریلی سے تعلق رکھتے ہیں اور سنیت کے بہت اہم لیڈروں میں سے ہوئے اور اہم مفتیوں میں سے ہوئے، تو ان کی ایک نعت پیش کی جائے گی۔ اس کا پس منظر بھی کچھ سن لیجئے کہ اس کا پس منظر یوں ہے کہ یہ نعت میں عربی، فارسی اور پوربی بھاشا
جو وہاں کے اتر پردیش کی ہے، اس کو مکس کر کے یہ نعت بنائی گئی ہے. ہوا یوں تھا کہ امجد علی خان صاحب جو ان کے جب دانے ہاتھ کے برابر یعنی شخصیت تھے اور انہوں نے ان کے کافی قریب تر مانے جاتے تھے، تو انہوں نے ان کو ایک درخواست کی کہ حضرت کچھ ایسی نعت بنائی جائے کہ جو بالکل ہٹ کے اور مختلف ہو. تو پھر تب ان کی ایما پر انہوں نے یہ نعت کی پیشکش کی تھی، اور یہ ایسی زبان میں نعت اور کوئی نہیں پیش کر سکا، اور بہت ہی اس کے اندر کھنچاؤ ہے اور آخر تک انسان کو ریویٹڈ رکھتی ہے جب تک مکمل نہ سن لی جائے وہاں تک اس طرح سے اس کو جکڑ کے رکھتی ہے. تو یہ دونوں نعت ہم آپ سنیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیجرا یا رسول اللہ. دلم پجمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ. زیجا میں حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم. زیجا میں حب تو مستم بزنجیر تو دل بستم. نمی گویم کہ من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ. نمی گویم کہ من ہستم سوخندہ یا رسول اللہ. ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم. ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز سیانم. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ. چوں بازوئے شفاعت را کشائی برگناہگاراں. چوں بازوئے شفاعت را کشائی
برگناہگارام کن میں ہے رو بے جا میرا دراغا یا رسول اللہ کن میں ہے رو بے جا میرا دراغا یا رسول اللہ یاتی نظیرک فی نظر لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر ولا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैاں پار لگا جانا عنفیت شو و سخا کا تم اے گے سوئے پاک ابر کرم اے گے سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے ریم جم ریم جم برسن ہارے ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے ریم جم ریم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. ماشاءاللہ بہت خوب. اب ہمارا اگلے پڑاؤ جو ہوتا ہے کہ ذاتی تجربات ہم اس یہاں پہ پیش کرتے ہیں. کبھی مظہر صاحب اپنی طرف سے کرتے ہیں, میں کرتا ہوں. تو اس بات جو میری طرف سے پیش ہونا ہے تو سیزروں کا جو ظلم, سیزر مطلب کہ جو گاڑیوں کے جو ہفتے جن کے بقایا تھے اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ان کی گاڑیاں ہتھیا لی گئی, اور جس طرح سے ہم کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں لیکن کسی فریج یا ٹی وی یا کسی طرح سے لون پہ لیا تھا. تو اب ان میں ہوا کیا تھا کہ پولیس اور جرائم پیشہ لوگ, مطلب گنڈے لوگ جنہیں ہم کہتے ہیں عام زبان میں, یہ لوگوں کی ایک نیکسس ہو گئی, مطلب ان کا ایک گٹھ بندھن ہو گیا, اور دونوں مل کر جو مظلوم ہوتا ہے, مطلب جس نے یہ لون لی ہوتی ہے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, یا کسی کی گاڑی جو ہوتی ہے تو اس کو راستے میں روک دیتے ہیں, اور یہ اس کو پولیس اپنی طریقے سے دھمکاتی ہے. اب وہ ہوتا ہے وہ قانونی طور پہ آتے نہیں آتے اللہ معلوم, پر وہ اس طرح سے جس طرح کی جو موڈس آپرینڈی ہے, جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے,
तो इस तरह से रहता है। और उसके बाद वो गाड़ी हथिया ली जाती है और फिर उसको बोलते चलो पुलिस स्टेशन, हालांकि पुलिस स्टेशन कभी वो गाड़ी नहीं जाती, वो प्राइवेट जो फाइनेंसर होता है उसी के वहाँ चली जाती है और वहाँ पे उसके 2-4 दिन रात देखी जाती है कि बंदा कितना पावर वाला है, अगर कुछ है उसके अंदर सिफारिश ला पाता है तो छूट सकती है, वरना वो गाड़ी बेच दी जाती है और जो भी उसके अंदर 25-50 हज़ार जो लाख रुपए की गाड़ी के अंदर भरा होता है वो उसका टाइट लाइफ इंश्योरेंस। अब इसी तरह का मामला देख लें तो इस तरह से लोन और वो कब्जे जिस तरह के ये मकानात और उसकी जो लोन लेते हैं उनका भी रहा है, वो भी इस तरह से जालिमाना तौर पे एक गिरोह बना के गैंग बना के आ जाते हैं सुबह और उसके मकान पे धावा बोल देते हैं और इस तरह से उसको इतना शर्मिंदा करते हैं कि वो कहाँ तो कई लोगों ने तो यहाँ तक कि खुदकशी तक भी कर ली है, इस तरह के मामले रहेंगे। तो ये क्या सही सब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ टोकना चाहूँगा कि आपने जिस तरीके से बताया, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पहले जी जो भाई लोग हुआ करते थे जी देसी भाषा में, जराई पेशा लोगों को इस तरह का नाम पड़ गया था, जो मैटर बजाने की बात करते थे जी ये ऐसा ही हुआ बिल्कुल, पर ये कानूनी तौर पे होता है, कानूनी तौर पे जिसमें पुलिस मुलविस है। अब यहाँ पर एक्चुअली हकीकत में होना ये चाहिए कि आप जब लोन दे रहे हैं उस वक्त तो निहायत ही मोहब्बत के साथ फोन आता है और जिस वक्त आदमी तकलीफ में है हालत को देखते हुए उसके साथ में एक इस तरीके से व्यवहार करना चाहिए कि दोनों का काम चले, ना कि इस तरीके से आप करें कि जोर जबरदस्ती से उसके घर पर जाकर उससे बेइज्जत करें या फिर उसकी जो गाड़ी है उसको जब्त कर लें या उसका जो डाउन पेमेंट है वो इसी बात है, अगर गाड़ी उसकी जब्त हो जाएगी तो बेरोजगार तो हो ही जाने वाला है और उसने डाउन पेमेंट कैसे भी ला के भरा है वो पैसा भी उसके चला जाएगा। तो इस पर भी मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो सरकार को खास कर ध्यान देने की जरूरत है कि ऐसे जराइम पेशा लोग जिस तरह की जो नेक्सस जो इनका गठबंधन है का जो पुलिस रिकॉर्ड है वो तपास करके कि भाई किस तरह से आवाम पे ये लोग प्रेशर डाल के इस तरह से चीज़ें हटा लेते हैं, तो उसका एक तफ्तीश होकर कि इनके ऊपर कुछ तरह की पाबंदियाँ आए, ऐसी आवाम की मांग है। अच्छा, कुछ दिनों से एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि आपको रोका जाता है पुलिस की जानिब से। हाँ जी, और पुलिस की जानिब से आपको रोक कर सीधा आरटीओ का मेमो बना दिया जाता है। ये एक फिर अलग नया चैप्टर आपने छेड़ दिया। एक ये बहस तो ऐसी है साहब कि जब से ये जो मोटर व्हीकल एक्ट में 1989 में जो रद्दबदल किया गया जो दिल्ली से लेकर ये पूरे मुल्क में, तो उसके बाद हुआ क्या है कि गाड़ी होती है 10,000 की और 25,000 का मेमो दिया जाता है। क्या कानून किस लिए होता है? नेचुरल कानून इसलिए बनाए जाते हैं, कुदरती तौर पे कानून का मकसद ये होता है कि आवाम की और सोसाइटी की मतलब समाज की एक इसके अंदर वो खुद भी डर भी रहे और एक सुविधा भी हो। तो उसके तो कानून को तो आपने इस तरह से मगरमच्छ बना दिया कि इंसान को खा ही जाता है। अभी मैं एक मिसाल दूं कि मेरे एक दोस्त है रफ़ीक नूरी साहब, इनकी रिक्शा थी और ये चला रहे थे, रिलीफ रोड पे इनको पकड़ लिया गया। बराबर। अब साहब रिक्शा इन्होंने पुराने में ली थी, तकरीबन 15,000 की रिक्शा थी। अब उसका मेमो कितना आया? 26,000 रुपये। अब कोई दूसरा तो होता तो खुदकशी कर लेता। बिल्कुल। मैंने ऐसे कई किस्से देखे हैं कि जैसे यूपी के मैंने ये सोशल मीडिया में आए हैं कि जब पुलिस ने इस तरह के जुल्म किए हैं कि और इतने बड़े बड़े मेमो बनाए हैं तो लोगों ने खुद की गाड़ियों को आग लगा दी है। बिल्कुल। कोई बंदूक लेके आ जाता है, कोई कुछ करता है। ये क्या है? इस तरह के मुल्क चलाए जाते हैं, इस तरह के कानून बनाए जाते हैं। कानून पब्लिक की फायदे के लिए होते हैं या उनको डराने के लिए होते हैं? और इसके अंदर सभी पिस रहे हैं और कोई मुखालफत की आवाज़ नहीं आ रही है कि लोगों की चमड़ी उधेड़ ली जा रही है कि और जैसे कि आप अर्ज कर रहे थे कि कोई आपके पड़ोस में भी कोई किस्सा था कि इसकी गाड़ी जब्त कर ली गई। इसी तरीके से मैं आपको बता रहा था कि कुछ मेरे एक करीबी हैं जी, उन्होंने रिक्शा दी, कुछ 22,500 रुपये देकर उन्होंने रिक्शा ली जी। अब गवर्नमेंट ने रूल्स ये किया था कि कोरोना में जो है वो 3 हफ्ते माफ़ किए थे कि आपको जो है वो 3 हफ्ते जो हैं वो बाद में भरना है। ठीक है। लेकिन वो सब उसके बाद 1 हफ्ता चुप गए, उनकी गाड़ी जमा ले ली और उन्होंने ये कहा कि 4 हफ्ते आप भरिए तभी आपको गाड़ी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। भाई वाजबी दंड हो तो कुछ समझ में आता है। आज हम आपके यहाँ आपकी उम्र भी 50 साल के करीब हुई, मेरी भी हुई। हमने देखा है कि 50, 100, 200 वो भी कोई कम रकम नहीं होती थी, 500 तक भी ठीक था। अब हज़ारों की तादाद में आप जिस तरह से ये जुर्माना वसूल किए जा रहे हो और इस तरह की ख्याल खींच रहे हो, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। मैं तो मुत्तफिक नहीं हूँ। एक हिंदुस्तान की जो कानून आज़ादी है उसके अंदर मैं तो साहब ये कहना चाहूँगा यहाँ पर कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ तो जिस तरीके से कोरोना में जिस तरीके से आरटीओ के जरिए जो वसूली की जा रही है, दूसरी जानिब बेरोजगारी और तीसरी जानिब बढ़ते हुए दाम। जिस तरीके से आपको बता दूं मैं कि दूध के ऊपर भी 2 रुपये बढ़ गए हैं, आज बढ़ गए। वाजबी जो अगर उसमें जो लिया जाता है जुर्माना तो ठीक है,
अपन लोगों के घर तक बिक जाए। अभी जो रिक्शा वाले होते हैं उनको 25,000 रुपये का आप मेमो दे दो, किसी मैंने तो यहाँ तक सुना है कि 50,000 की गाड़ी थी और कई 80,000 के करीब का कुछ मेमो था। ऐसी भी कुछ खबरें आई थी हरियाणा और दिल्ली के जानिब से, जब से फिर वहाँ पे भी तरमीम की गई। तो इस तरह के सख्ती न की जाए, ऐसी एक मैसेज समाज की तरफ से जाना चाहिए। और जो NGOs वगैरह हैं उसको इसको मुद्दा उठाकर सरकार को खत किताबत करके दरख्वास्त करना चाहिए कि इसमें कुछ रियायत करने की और नजरसानी करने की बेहद ज़रूरत है। बिल्कुल। इसके साथ में आप कुछ ज़ाती तजुर्बात में कोई हकीम साहब का किस्सा अर्ज करने वाले थे, तो जरा बताइएगा कि वो क्या है अब हमको। हाँ, तो सब बात कुछ ऐसी है कि 26 साल का मेरा भतीजा था। ठीक है। एक आम आदमी में जी। 1.5 लाख से करीबन 4.5 लाख प्लेटलेट्स होने चाहिए। पैलेट्स, ब्लड पैलेट्स। प्लेटलेट्स का काम है, पता है आपको कि नसों में जो है खून को मैग्नेट हाँ, खून की बंदिश बंदिश वो करके रहते रखता है। अब अचानक हुआ ऐसा कि मेरे जो भतीजा था जी साहब, उसके प्लेटलेट्स कम हो गए ठीक, और करीबन 80,000 के आसपास आ गए। ओके। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि वो कम होते होते करीबन 8,100 के करीब आ गए। अच्छा, 1.25 लाख की जगह 8,100 हो गए। नॉर्मल इंसान में 1.25 लाख पैलेट्स हो गए। बिल्कुल ठीक। हॉस्पिटल में उसे एडमिट किया। अब उस वक्त हुआ क्या कि उसकी नसें जो थी वो अंदर से फटने लगी। अच्छा। और ब्लड जो था वो सब दिखने लगा। ओके। इसी दौरान उसके मगज की जो नस थी जी। वो डैमेज हुई और ब्रेन हेमरेज जो बोलते जी। हैं वो हुआ। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। मैंने कोई बात नहीं साहब, अब जैसा से ठीक समझे। ठीक। साइन कर दी, वेंटिलेटर पे भी रखा। और डॉक्टरों ने कहा कि 26 साल लड़का है, हम अपनी जानिब से पूरी कोशिश करते हैं, इसकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने 19 बोतलें जो थी खून की, ब्लड की भी चढ़ा दी और प्लेटलेट्स की भी चढ़ा दी। ठीक ठीक। उनके प्लेटलेट्स बढ़े भी, लेकिन 4 दिनों के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा कि क्योंकि 1 रोज़ पहले क्या हुआ था कि उसे ब्लड की वॉमिट हुई थी। ठीक। तो जो बोतलें उसे चढ़ाई थी हाँ जी। और करीबन 8,000 से जो 19,000 प्लेटलेट्स हुए थे जी। वो फिर दोबारा कम हो गए। ठीक। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब ये जो मामला है वो निहायत ही आखिरी वक्त का मामला है। हाँ। अब उस वक्त हमारे एक रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि एक बहुत जाने माने हकीम साहब हैं। जी। वाकई में वो जाने माने हकीम साहब हैं। गांधी जी ने जिन्हें बकरी दी थी उनकी तरफ से तवज्जो नहीं कर रहे आप? नहीं। तो इसी तरीके से हुआ कि उन्होंने कहा कि अगर आप कहो तो मैं हकीम साहब को बुलवा लूँ। ठीक है, बुलवाइए। हकीम साहब आए। हकीम साहब ने उनकी भतीजे की आंखों में देखा और मुझसे कहने लगे कि मैं ड्रॉप्स बना के दूँ आपको 2 ड्रॉप जो हैं वो इसकी आंखों में डालने हैं और जैसे ये आंखें खोलता है आपको फ़ौरन यहाँ से रज़ा ले लेनी है। मैंने कहा वजह क्या रज़ा लेने की? बोला डॉक्टर साहब इसे मार देंगे। अरे मैंने कहा डॉक्टर ने अभी तक नहीं मारा, वो बचाने की कोशिश करें, अब क्यों मारेंगे? फिर उनसे रहा नहीं गया। मुझे कहने लगे कि ठीक मैं करूं और क्रेडिट डॉक्टर ले जाए। मेरा जवाब उस वक्त ये निकला कि साहब ज़िंदगी मौत जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है। आप कब से खुदा बन गए? हाँ, आपका काम है उसका इलाज करना, शिफा देने का काम तो उसका है। जी जी। उनके तो फिर बोले ठीक है मैं इसका इलाज नहीं करता। और कुछ रकम भी बड़ी खतीर बताई थी आपको? उसके बाद में बोले ठीक मैं इलाज का नहीं, इलाज नहीं रकम करता। कितनी बताई थी? हाँ, मैं वही इसी की तरफ आ रहा हूँ मैं। फिर वो वहाँ से निकल गए और मैंने उनको पूछा, फिर मेरे जो लेकर आए थे पहचान वाले उनसे, तो उन्होंने कहा कि जो ड्रॉप्स है, मैंने उनसे पूछा कि ड्रॉप्स कितने में तैयार होंगे? तो उन्होंने कहा कि 15,000 में ड्रॉप्स तैयार होंगे। ये ठीक या ठीक है। अब मामला ये हुआ कि कुछ रोज पहले मेरे मामा का एक लड़का, इकलौता एक लड़का था, उसका भी इंतकाल इसी तरीके से हो चुका था और 19 साहब का इलाज वो करा चुका था। तो मैंने फ़ौरन जो मेरे रिलेटिव थे जिन्होंने इलाज करवाया था उनको फ़ोन किया। हालांकि वो लड़का गुजर गया। ठीक। मैंने फ़ोन किया और पूछा कि जब आपने इन हकीम साहब से 15,000 रुपये ले के इलाज कराया था उससे फ़ायदा हुआ या नहीं? जी। बोले कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरे कहने का मतलब साहब ऐसा है कि इंसान जब बिस्तर मर्ज पर है और ऐसी कंडीशन में है तब आप इस तरीके से बातें कर रहे हो और इस तरीके से छीनने की बातें कर रहे हो। 15,000 रुपये ये छोटी मोटी रकम नहीं है। जी जी। आजकल ऐसे कई हकीम से हैं जो, एक वाक़या आपको और बता दूं मैं जी। कि मेरे एक पहचान वाले जो नॉन मुस्लिम थे, उनको पाइल्स की तकलीफ़ हुई। ठीक। उन्होंने मुझसे पूछा कि एक शिफा खाना है, यहाँ से अगर मैं दवा लूँ तो? मैंने कहा मुझे तो इसका कोई तजुर्बा नहीं है, तजुर्बा नहीं है। फिर भी आप जाना चाहते हो? आप जाना चाहो तो जा सकते हो। वो साहब गए वहाँ पर। दूसरे दिन मैंने उनको फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया।
दोबारा दूसरी दिन फ़ोन किया तभी रिसीव नहीं किया। तीसरे दिन सामने से उनका फ़ोन आया, अरे साहब बोले मैंने जब से उनकी दवाई ली मुझे इतने दस्त हुए, अच्छा, हाँ, कि रुकने का नाम नहीं दे रहे थे, मुझे एडमिट करना पड़ा और लगातार 3 दिनों तक मुझे बॉटल चलानी पड़ी, जब जाकर ये ठीक हुआ। तो ये तो वही मामला आ गया, नीम हकीम खतरे जान। बिल्कुल। और आजकल आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कई हकीम जो हैं वो अपनी दुकानें लेकर बैठे हुए हैं। इनकी दुकानें, वो मर्दाना ताकत की दवा सिवा कोई इनके कुछ आता ही नहीं है। अरे साहब, मर्दाना ताकत क्या बात कर रहे हो? मर्दाना ताकत के लिए अगर इनके पास फ़ोन भी आ जाता है तो हज़ारों रुपए में उन्हें इस तरीके से बोतल में उतारा जाता है कि अफसोस होता है कि बोतल में उतरने वाले किस तरीके से उतर जाते हैं। ये एक इंडस्ट्री ऐसी है कि, और यहाँ पे हम 3 बातों का जिक्र करें कि 3 साइंस हैं, एलोपैथी है, फिर ये जो होम्योपैथी है, और यूनानी और आयुर्वेदिक 4 बल्कि हैं। तो सभी में हज़ारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है ये, कि जो हकीम की हिकमत चलती है। बाकी तो 90% तो यही मर्ज के इलाज करते हैं, बाकी 10% तो इस तरह से लोगों को बेवकूफ़ बना के, जैसा आपको कहा गया कि 15,000 के डोज बना दूंगा, और फिर भी उसकी कोई एक साहब आपने 2 तजुर्बे बताए कि एक साहब तो इंतकाल कर गए और दूसरे बिस्तर मर्ग पर थे, फिर भी इस तरह से टांग ऊंची रखी गई कि यहाँ से आप हटा लीजिए। क्या बेवकूफ़ाना आप लोगों को बना रहे हो आप। तो मुझे मैं अक्सर ये कहना चाहता हूँ इसमें कि जिस तरीके से MBBS डॉक्टर की डिग्री होती है, तो क्या ऐसे हकीमों के लिए भी कोई डिग्री है या नहीं? इनका मियार है, लेकिन कानून इतना सख्त नहीं है इनके ऊपर कि इनके ऊपर इस तरह से कोई चेकिंग वगैरह हो, ये कोई अवाम की तरफ से अगर कोई शिकायत जाती है तब इन पे कोई कार्रवाई रहती है, वहाँ तक तो ये आज़ाद रहते हैं। यानी वहाँ तक इन्हें खुला परवाना दे बिल्कुल, दिया गया है। वहाँ तक ये लोग हो गए आवाम की हेल्थ के साथ खेलते रहते हैं। खैर, अल्लाह जी। हमारे जो आखिरी पड़ाव है सूफी नामा, बिल्कुल, इसके मातहत आज हमने हज़रत उमर के किरदार को इंतखाब किया है, और इसके अंदर 2 किस्से हज़रत उमर के ही बयान करेंगे। लेकिन जो पहला किस्सा वो मेरी जानिब से होगा, कि जिसके अंदर हज़रत उमर की एक ये आदत थी कि जब खलीफा वक्त थे तो उस वक्त रात में अपनी वेशभूषा, जिसे हम गुजराती में कहते हैं, इस तरह से ये एक बहरूपिया का एक लिबास, भेस बदल कर ये आवाम के हालात क्या वो समझने के लिए निकला करते थे। अब साहब क्या हुआ कि ये किसी तरह से मदीने के अंदर, ये रात के 2 बजे के भी बात का वक्त शायद होगा, सुबह के नमाज से पहले के वक्त की बात है, ये निकले तो क्या देखते हैं कि सब तो बाकी सब जो उनको देख रहा था वो देख कर, अब जब घर जाने की, अपने खुद के घर के जाने की तरफ जा रहे थे, तब एक घर से हल्की सी आवाज़ आ रही थी। तो इनको लगा कुछ लोग जाग रहे हैं, तो देखो क्या मामला क्या है, चलो समझ लो। तो वो घर के करीब तक गए, तो वो जो मकान था वो दूध वालों का मकान था, मतलब जो घर जो सबके घरों पर दूध पहुँचाया करते उनका मकान था। तो हज़रत उमर बस बैठ के सुनते रहे, तो माँ बेटी की आवाज़ थी। तो माँ कहती है बेटी को कि बेटा अभी तो कोई देखने वाला नहीं है, और अभी सुबह भी नहीं है, लोग अभी उठे भी नहीं हैं, भाई क्या ही अच्छा वक्त है कि हम ये दूध में थोड़ा सा पानी मिला लें और फिर हम पहुँचाएँ तो हम कुछ ज़्यादा मुनाफा कमा लेंगे। तो बेटी का जवाब सुनिए कि माँ तो कहती तो सही है कि हम थोड़ा सा मुनाफा तो कर लेंगे और कोई देखता नहीं है, लेकिन अल्लाह तो देखता है। क्या बात है। तो साहब ये बात सुनकर ये तो चले गए हम हज़रत उमर। तो अब जाके फिर दूसरे दरबार में से एक परवाना भेजते हैं कि भाई ये जो 2 माँ बेटी थी इनको बुला लो। तो आई दोनों दरबार में, तो फिर कहा क्या मामला है। तो हज़रत उमर ने कहा कि मैं मेरी बेटे का रिश्ता आपकी बेटी से करना चाहता हूँ। क्या बात। तो बहुत खुश हो गई कि खलीफा वक्त अगर पेश करता है तो उन्होंने सबको क्या उन्होंने मंजूर भी कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कि ऐसा क्या बात हो गई हमारे से कि आप इस तरह। तब उसने कहा कि तुम्हारी बेटी से ज़्यादा नेक खातून मेरे को पूरे अभी हयात लोगों में नहीं मिल सकती। तो यानी जब ऐसे तरह के जो दिल का खुलूस होता है, और जब ऐसे जब कोई देखने वाला तब भी आप इसके ऊपर अमल करते हो, तो अल्लाह उसकी क्या बरकत देता है और उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। बहुत अच्छा। ये मेरी तरफ था। तो हज़रत उमर पे कोई आपका तरफ से कोई आज़माना था? हाँ, जिस तरीके से आपने बताया कि हज़रत उमर जी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो थे जी, वो रात को भेस बदल के निकलते थे, आप खलीफा थे जी। इसी तरीके से एक बार आप निकले तो आपने देखा कि एक बुढ़िया जो है जी, वो कुछ लकड़ियाँ जलाए हुए एक हांडी रखी हुई है, ठीक है, और उसमें कुछ पत्थर कंकड़ डाले हुए हैं, ओके, और लकड़ी से हला रही थी उससे। आप जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ये क्या मामला है। बोले मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, और उन्हें तसल्ली देने के लिए वो सो जाएं, इसलिए उन्हें मैं ये बहला रही हूँ कि खाना बन रहा है, कि वो सो जाएं। जी जी। आपको बहुत अफसोस होता है। आप जाते हैं और बैतुल माल से जो भी जो मतलब गल्ला होता है वो खुद उठा कर लाते हैं, उठा कर लाते हैं और उन्हें पहुंचाते हैं। जी।
حضرت عمر کا تو یہ قصہ آپ نے بتایا بہت عمدہ قصہ ہے الحمدللہ، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کی ان کی کیسی حکومت چلانے کی طرز تھی کہ خود یہ کہتے تھے کہ اگر اس ٹائم پہ اسلام کا جو پھیلاوا تھا وہ عراق ایران بہت فتوحات ہوئی تھی تو وہاں تک پھیل گیا تھا، تو یہ حکومت تو یہاں سے کرتے تھے، وہاں جب حاکم لوگ تھے کہ دجلہ کے کنارے، دجلہ تو تھی عراق میں جو دریائے دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھوک سے مر جاتا ہے تو عمر اس کا ذمہ دار ہے۔ اور آج حکومتوں کا طرز عمل دیکھیے کہ بھائی اس طرح سے کہ ایک کتے کی طرف کی بھی ان کے ہیومن رائٹس کے آگے کی میں بات طرف توجہ لے جا رہا ہوں کہ جہاں جانوروں کے رائٹس کو بھی مقدم رکھا گیا ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا قیامت کے دن، اس کی فکر کی جا رہی ہے۔ تو کیا ایک جو حاکم ہوتا ہے، جو حکومت کرنے والا رعایا میں آ جاتا ہے جی تو اس پہ کیا ذمہ داریاں اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ تو آج کے حاکموں کی ہم بات کریں، ہم کسی پہ تبصرہ نہیں کریں گے، یہ ان کی لیٹی اتنی بڑی ہے کہ باقی سب کو یہ چھوٹا کر دیتی ہے، ان کے کام بھی ایسے کارنامے ہیں کہ وہ سب بونے ہو جاتے ہیں ان کے کاموں کے۔ لیکن صاحب میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قصے سے اگر آج کے حکمران کچھ تھوڑا سا بھی سبق حاصل کر لیں جی تو قوم کی بہتری کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان ہی کیوں، دوسرے قوم کے بھی لوگ اس طرح سے ان سے وہ کریں، جیسے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت امام حسین اور ان کے متعلق مسٹر گاندھی نے کافی تعریف کی تھی بالکل کہ اگر امام حسین جیسے فوجی مجھے مل جاتے تو میں بہت پہلے آزادی حاصل کرتا، شاید یہ ان کی طرف بیان مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے وہاں تک۔ تو کہنے کا مطلب یہاں ہمارا جو یہ معاشرے کو تبدیل کرنے کا جو طریقہ یہ بزرگان دین کی زندگی سے جو ملتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں، اور اس پر ہم اختتام کریں گے۔ مدر صاحب آپ کی طرف سے تھینکس گیونگ۔ تو دوستو آج کا ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس پر کمنٹ، شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تو دوستو میں اور میرے عزیز دوست عثمان قریشی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملیں گے دوبارہ کسی اور پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔